सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग विगत कुछ दिनों से जिस बहुविधा रचनाकार पर बातचीत कर रहे थे, आज की इस कड़ी में हम स्वयं अपने उस महबूब रचनाकार से मिलेंगे। 18 जुलाई से यह एकाग्र शुरू हुआ। कवि, गद्यकार, अनुवादक, संपादक राजेश जोशी जी पर, और आज 29 जुलाई है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बीच की कड़ियों में उनकी रचनाओं पर बातचीत हुई, उनकी शख्सियत पर बातचीत हुई। मित्रों, उन्हें बुलाने से पूर्व एक रचनाकार, एक कवि को बुलाने से पूर्व क्यों नहीं उसकी एक कविता को सुनते चलते हैं। और वह कविता भी कवि स्वयं के कार्यों को लेकर, स्वयं के स्वभाव को लेकर, स्वयं की रचनात्मक सक्रियता को लेकर लिखता है। कवि का काम एक जानी पहचानी कविता, जाने पहचाने कवि की, राजेश जोशी जी की। इसको सुनते हैं और फिर सीधे उनसे जुड़ेंगे और उनकी रचनात्मक यात्रा को खास तौर से समझेंगे उन्हीं के शब्दों में। पहले यह कविता, कवि का काम, राजेश जोशी। नदियों की कलकल करती आवाज़ों का अनुवाद करना, पेड़ों के हहराने, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा और पहले चलते हैं। मैं कविता को बीच से पढ़ रहा था, शुरू से पढ़ते हैं। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाज़ों का अनुवाद करना, पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना, पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है। पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है। आंसुओं के लिए अपनी भाषा में कभी नहीं मिल पाते उतने ही पारदर्शी शब्द। बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द। और चुप के लिए ऐसे शब्दों को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वह चुप ही लगे, इसके लिए बहुत महीन हुनर की ज़रूरत होती है। और यह सिर्फ एक कवि के ही बस का काम है, और यह सिर्फ एक कवि के ही बस का काम है। तो ऐसे ही हुनरमंद, ऐसे ही समर्पित और ऐसे ही तमाम विषयों को उठाने वाले रचनाकार, हाशिए की आवाज़ को पुरजोर तरीके से केंद्र में लेकर चलने वाले रचनाकार राजेश जोशी जी से मिलते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार राजेश जोशी जी, हार्दिक स्वागत। सभी मित्रगण जुड़े हुए हैं और
आज हम सब लोग यह जानने को लेकर बेहद उत्सुक हैं कि एक रचनाकार किस तरह से अपने आप को बनाता है, बनता है और स्वयं को लगातार वक्त के साथ कहीं न कहीं जोड़ता हुआ अधिक से अधिक जरूरी विषयों पर अपनी कलम को उठाता है। मगर शुरुआत बचपन से ही हो और बचपन में वे कौन सी घटनाएं आपको याद आती हैं रह रह कर, जो आपको यह लगता है कि कहीं न कहीं आपकी रचनाओं के विषय बनते रहे हैं। वे स्मृतियाँ, वे अनुभव किसी न किसी रूप में आपकी रचनाओं में आते रहे हैं। इससे हमें दो तरह की सुविधा होगी। एक तो हम आपके निजी जीवन को भी कुछ अधिक गहराई से समझ पाएंगे और दूसरा उस जीवन के साथ साथ चलता हुआ एक सर्जक जो है उसको भी समझ पाएंगे। जी राजेश जोशी जी। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है। मैं अपने को म्यूट करता हूं ताकि आवाज इको ना करे। जी। ठीक। तो कहाँ से शुरू किया जाए, ये तो समस्या होती है। पर मेरे नाना डॉक्टर थे, और भोपाल के पास ही, यानी करीब 80 किलोमीटर पर एक छोटा सा कस्बा था, अ, नरसिंहगढ़। वहीं मैं पैदा हुआ। और अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी की जब छुट्टियां हो जाती थी या कोई भी छुट्टियां होती थी, तो हम लोग भोपाल से नरसिंहगढ़ चले जाते। तो सबसे ज्यादा जो बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो नरसिंहगढ़ है वो बहुत ही सुंदर है, और चारों तरफ से उसमें विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हम लोगों को का एक ही शौक होता था, यानी हम अ, भाइयों का भी, और मासी के जो अ, यानी मौसेरे जो भाई थे, उन सब का लगभग आसपास की उम्र के थे। तो उनका एक ही शौक होता था कि नाश्ता किया और पहाड़ों पर भाग गए, और फिर पहाड़ों को धांगते फिरे बहुत देर देर तक, जब तक ऐसा ना लगे कि अब वापस घर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा, एक तरह से बचपन जो है वो पहाड़ियों को धांगते हुए, विंध्याचल की पहाड़ियों को धांगते हुए बीता। फिर ये होता था कि नाना क्योंकि डॉक्टर थे, और उस समय एलएमपी डॉक्टर होते थे, तो उनके कुछ कुछ जगहों पर ट्रांसफर होते थे। और जहां भी उनका ट्रांसफर होता था, हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां उसी गांव में बीतती थी। जैसे पचोर उनका ट्रांसफर हुआ, जैसे तराना उनका ट्रांसफर, ये सब मालवा के आसपास के गांव हैं। बड़वानी जो निमाड़ का एक हिस्सा है, जिसमें भीलों का इलाका है वो, तो निमाड़ के का हिस्सा है बड़वानी, वहां हुआ, गरोठ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे थे, कुछ में तो जिसमें लाइट भी नहीं थी, ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाते। तो हम लोगों का अक्सर जो गांव से जो एक रिश्ता बनता है वो इस तरह से ही बनता है कि नाना जहां जहां रहे, ट्रांसफर के दौरान डॉक्टर रहे, वहां वहां हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताते। और उसी ढंग से हमारा गांव से रिश्ता बना। वरना मेरे दो फोर फादर्स, यानी ग्रैंडफादर की भी ग्रैंडफादर सिरोंज से भोपाल आ गए। सिरोंज उस समय तक मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था, वो टोंक रियासत का हिस्सा था, राजस्थान में आता था। अब तो सिरोंज विदिशा के पास है, और यानी हमेशा से वो है, पर अब वो मध्य प्रदेश का हिस्सा, अब बहुत ही विदिशा के आसपास का हिस्सा है, बहुत ही पास का हिस्सा है। पर उस समय में वो टोंक रियासत में आता था, राजस्थान के अंतर्गत आता था।
तो हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे, फोर फादर्स जो थे, वो सिरोंज से भोपाल आए थे सबसे पहली बार, जब भोपाल में कुदसिया बेगम शासक, यानी भोपाल में ऐसा हुआ कि शुरू के दो एक नवाबों के बाद महिलाओं की हुकूमत रही। 4 पीढ़ी तक सिर्फ महिलाएं ही नवाब रही, चाहे कुदसिया बेगम हो, चाहे सिकंदर जहां बेगम हो, शाहजहां बेगम हो, सुल्तान जहां बेगम हो। ये लगातार सिलसिला महिलाओं की हुकूमत का रहा है भोपाल में। तो कुदसिया बेगम जब पहली यानी महिला शासक जब थी भोपाल में, उस दौर में मेरे ग्रैंडफादर के, यानी मेरे बाबा के भी बाबा, यानी जो थी 5वीं पीढ़ी है, तब वो सिरोंज से भोपाल आ गए थे, और फिर एक सिरोंज और भोपाल का रिश्ता बनता रहा। और इस तरह हम लोगों का जन्म जरूर नरसिंहगढ़ में हुआ, पर बचपन में जैसे अक्सर होता है, सामान्य रिवाज था कि स्त्रियों का जो डिलीवरी होती थी वो अपने मायके में होती थी। तो ननिहाल हमारा नरसिंहगढ़ था, पर मैं बहुत जल्दी यानी पैदा होने के साल थोड़े दिन बाद भोपाल ही आया, और भोपाल में ही मेरा यानी मैं पला, और यहीं स्कूलिंग हुई, और पूरे जीवन लगभग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा अंतराल रहा है, पर अधिकांश समय भोपाल में बीता। जी। हाँ। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन की उस प्रारंभिक अवस्था की ओर ही अभी रहते हैं आपके जीवन की, जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं। वह कब की बात है और आपकी क्या उम्र रही होगी जब लगा कि हाँ आप कुछ उस दिशा में कुछ गंभीरता पूर्वक काम शुरू हो रहे हैं, या उससे कुछ कुछ पहले भी? तो कहना कुछ तो कहना चाहिए कि बचपन से हर आदमी, जैसे हर लेखक के साथ होता है कि कुछ कुछ बचपन से आप लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पिता अ, अ, लेखक थे, और शुरू में उनने बहुत, जो उनका प्रारंभिक समय रहा होगा उसमें उनने कुछ कविताएं लिखी थी, जो टेगोरियन प्रभाव की कविताएं थी। 20-25 कविताएं उनकी हैं ऐसी। और लेकिन जो मेरे बाबा थे यानी ग्रैंडफादर जो थे, तो उनके 2 ही औलादें थी, एक मेरे पिता थे और एक मेरी बुआ थी। तो बाबा के 2 बहुत बड़े डर जो उनके मन में थे, उसमें एक डर तो ये था कि लड़का कहीं स्वाधीनता आंदोलन में न चले। तो वो इस बात पे बहुत सतर्क रहते थे कि किसी भी हालत में किसी आंदोलन में वो न जाए। और दूसरा, उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि उनको कवि होने से डर लगता था, कि हालांकि वो खुद भी लेखक थे पर कवि नहीं थे। तो उन्हें ये डर लगता था कि लड़का अगर कवि हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिता ने शुरू में थोड़ी सी कविताएं लिखी, उसके बाद वो लेख लिखने लगे, और सांस्कृतिक मामलों पर लेख लिखते थे। मालवा की लोक कलाओं पर उन्होंने एक किताब लिखी। ज्योतिष के वो बहुत अच्छे ज्ञाता थे, धर्मशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए कुछ छोटी छोटी किताबें धर्मशास्त्र पर लिखी, ज्योतिष पर किताब लिखी उन्होंने। तो ये सब एक एटमॉस्फेयर था, एक तरह का वातावरण था। घर में एक लाइब्रेरी थी, घर में बहुत सारी पत्रिकाएं जो स्वाधीनता से पहले से निकलती थी और स्वाधीनता के बाद जो पत्रिकाएं निकल रही, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे घर में थी और आती थी। जैसे उस समय की जो बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल मैगजीन्स थी, धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह, वो आती थी। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं एक बहुत बचपन में एक तरह का शौक, हालांकि ये कोई निर्णय नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा, पर
एक तरह का शौक था, और कुछ जैसा कवि सम्मेलन बहुत उस समय बहुत होते थे, और कवि सम्मेलन हम लोग सुनते थे। तो हर जैसा कवि सम्मेलन में सुन के आए तो ऐसा लगता था कि अपन को भी कुछ इस तरह का लिखना चाहिए। तो उस तरह से कुछ कुछ लिखने लगते थे, तुकबंदियां करने लगते। तो बचपन में बहुत शुरुआती दौर में भी मतलब मेरी कुछ कविताएं आसपास के अखबारों में छप जाती, पर तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूंगा, क्योंकि मैं एक तो विज्ञान का विद्यार्थी था, और मैं मेरी इच्छाएं भी दूसरी थी, और विज्ञान के विद्यार्थी होने के साथ साथ मैं मेरी चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि थी। यानी ये हुआ कि मैं जब 10वीं क्लास में था, तब हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भोपाल के थे, सुशील पाल। वो पिताजी के मित्र थे, और बाद में यहाँ के गर्ल्स कॉलेज में फाइन आर्ट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे, और अदरवाइज भी एक चित्रकार थे। तो उनने मेरी ड्राइंग देखी, और उनने कुछ कुछ मुझे ड्राइंग थोड़ी सिखाई भी, और उन्होंने कहा कि तुम जेजे आर्ट का इंटरमीडिएट कर लो। जेजे आर्ट के 2 सर्टिफिकेट एग्जाम हुआ करते थे हर जगह, एक एलिमेंट्री का और दूसरा इंटर इंटर में काफी सारे पेपर होते थे, ज्योमेट्री वगैरह सब सब्जेक्ट होते थे। तो उनके कहने से मैंने जेजे आर्ट का इंटरमीडिएट किया, और मुझे मेरे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा वहां से पैदा हुई कि मुझे तो चित्रकार बनना। तो लेखन मैं करता था, पर लेखन मेरी यानी प्राथमिकता नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूं, मैं तो चित्रकार बनने की इच्छा से आगे बढ़ रहा था, पर जी। उसकी सुविधाएं नहीं। और आप किसी इंटरव्यू में यह बात कहते भी हैं कि अगर आपको अगला जन्म मिलता है और आपको कुछ चुनने की स्वतंत्रता मिले तो आप चित्रकार ही बनना चाहेंगे निश्चित ही, अगले जन्म में। हाँ, अगले जन्म में भी, और बल्कि इस जन्म में भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो चमत्कार, तो मैं तो अभी भी चित्रकार बनना चाहूंगा। तो लेकिन चित्रकला जी, से लेकिन मुझे आप तो बहुत लगाव जी, रहा है। मगर बीच बीच में तो आप कुछ ना कुछ स्केच करते हैं, कुछ हाँ, रेखांकन मैं कुछ। तो एक तो ये था कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा यानी ड्राइंग सीखी थी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। दूसरी बात ये होती है कि जो बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी से एमएससी मैंने किया, जूलॉजी से। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ड्राइंग बनाना पड़ता और बहुत बारीक ड्राइंग बनाना पड़ता, क्योंकि प्लांट के अंदर के हिस्से या किसी एनिमल के अंदर के हिस्से को ड्रा करना होता है बिल्कुल पूरा। तो बहुत ज्यादा स्केचिंग आपको करना होता है, बहुत ज्यादा आपको ड्राइंग करना होती है। तो उस तरह भी आपकी ड्राइंग अच्छी। अब जैसे मछलियों पे फिशरीज एक स्पेशल पेपर होता है, जो मेरा था मछलियों पे। तो मछलियों के कितने प्रकार होते हैं, और उनके फिर आपको वो बनाना पड़ते हैं, चित्र बनाना पड़ते हैं उनके सेलिएंट फीचर्स के साथ। तो इस तरह के बहुत सारे काम मैंने किए, और वो सब ड्राइंग के काम थे। तो इसलिए फिर एक आदत पड़ गई थी कि जब भी मैं कोई कार्ड आता है कार्यक्रम का, और वो अगर एक साइड से कोरा है, तो मैं उसको संभाल लेता हूँ, यानी रख लेता हूँ, क्योंकि वो अच्छा कागज होता है। और मैं फिर रात में जैसे मूड आ रहा है तो उस पे कुछ भी फ्री हैंड स्केचिंग करने लगता हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्केच किए, और यानी शिमला में तो मैं हर सेमिनार में बैठ के स्केच करता रहता था, सेमिनार चलता रहता था। तो मैंने बहुत सारे स्केच बांटे भी लोगों को कर करके। वो किस कैसे हैं ये तो खैर एक अलग मुद्दा है, पर बहरहाल स्केचिंग में करता रहा, और कुछ कलर्स में भी काम किया। जी। जी। और जो शुरुआत की जो पत्रिकाएं हैं, मसलन लहर है या वातायन है,
जहां आपकी शुरुआत की कविताएं प्रकाशित होती हैं। तो इनसे जुड़े कुछ अनुभव बतलाएं, वातायन और लहर और कुछ अन्य पत्रिकाएं। एक्चुअली मेरी शुरुआत जो हुई वो उस समय के एक बहुत ही चर्चित कवि थे। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था समकालीन साहित्य के बारे में। पत्रिकाओं से जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होती है वो उस तरह की जानकारी थी, पर समकालीन साहित्य के बारे में या साहित्य की परंपराओं के बारे में या हिंदी साहित्य क्या है इसके बारे में हम लोग एक तरह से बिल्कुल ही शून्य थे, कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ कवि सम्मेलनों के कवियों को जानते थे और कुछ थोड़ा सा मैगजीन्स के थ्रू जानते थे। तो वेणुगोपाल उस समय थे और वेणुगोपाल हैदराबाद से चलकर भोपाल आ गए, और भोपाल आ गए तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो वेणुगोपाल फिर मेरे साथ ही कमरे पर रहने लगे, और फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि साहित्य क्या है, समकालीन साहित्य क्या है, लघु पत्रिकाएं क्या हैं, कौन से लेखक हैं जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं, किन लोग लेखकों को पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ें, किताबें नहीं मिलती थी उस समय। तो उनके साथ रहते हुए मैंने उस तरह से देखा जाए तो लिटरेचर को जाना। और जब मैंने शुरू की, बिल्कुल शुरुआती कविता लिखी, तो उनके पास तो मैगजीन्स आती थी उस दौर की। तो वातायन एक मैगजीन थी, हरीश भादानी साहब, हरीश भादानी जी जो थे वो उसके संपादक होते थे। हरीश भादानी खुद एक बहुत बड़े कवि थे और बहुत ही अच्छे कवि थे। तो हरीश भादानी जी की वातायन निकलती थी राजस्थान से, तो उनको भेज दी मैंने पहली कविता। और वही कविता पहली कविता थी जो वातायन में छपी। हालांकि उस में कोई ऐसा पहले स्वीकृति पत्र वगैरह नहीं आता था लघु पत्रिकाओं से। एक दिन लघु पत्रिका स्वयं आ जाती थी आपके पास और आप देखते थे कि उसमें आपकी कविता। फिर प्रकाश जैन एक लहर पत्रिका निकालते थे, जो उस समय तक लहर की स्थिति वो नहीं थी जो साठोत्तरी में के दौर में लहर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन मानी जाती थी। यानी आ कविता आ कहानी का जो दौर था या साठोत्तरी का जो अराजकता का दौर था, उसमें लहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका। लहर ने कई बहुत अच्छे विषयांक निकाले, पर प्रकाश जैन फिर भी पत्रिका निकाल रहे थे। प्रकाश जैन और मनमोहिनी जो उनकी पत्नी थी, वो उस पत्रिका को निकाल रहे थे, और उन्होंने मेरी दो कविताएं, बिल्कुल कविताएं वहां छापी। इसके बाद सिलसिला जैसे शुरू हो जाता है, तो और उसके ये समय है 73 का, 1973 का, जिसमें एक तरफ ये हुआ कि केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिवाद के बहुत ही बड़े कवि थे, और डॉक्टर रणजीत ने माना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन लेखकों का बुलाया। उसके पीछे मंशा शायद ये थी कि एक बार पुनः लेखकों का, प्रगतिशील लेखक संघ का रिवाइवल हो जाए। शायद ये रही होगी, मैं बहुत ही उस समय कुछ जानता नहीं था। मैं तो, मेरी तो एक कविता छपी। तो वेणुगोपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो बांदा, और वहां तुम्हें हिंदी के लेखकों को से मिलना भी होगा और लेखकों को देखोगे। और यह हुआ कि मैं वेणुगोपाल के साथ गया, और वहां, यानी वो पहली और अंतिम बार है जब धूमिल को हमने देखा। उसके बाद धूमिल 74 या 75 में मृत्यु ही हो गई। तो ये 73 की बात है जब धूमिल को हम लोगों ने, मैंने देखा है पहली बार। और बहुत सारे लेखक थे, अमृत राय थे वहां पे, त्रिलोचन शास्त्री थे, नागार्जुन थे। इन लोगों के तो हम लोगों ने नाम तक ढंग से नहीं सुने। यानी मैंने, हम लोगों में, हम बार बार कहता हूँ तो उसका मतलब मैं ही हूँ। तो मैंने बहुत सारे लेखकों के नाम ही नहीं सुने जिन्हें मैंने पहली बार वहां देखा। और हिंदी के परिदृश्य का, हिंदी साहित्य का एक, कहना चाहिए कि उसका उसको जानने का एक मौका
वहाँ, और फिर एक शुरुआत वहाँ जी। और जब आप एक इतने बड़े साहित्यिक कार्यक्रम में जाते हैं और तमाम लोगों से मिलते हैं, उसके बाद अ, किस तरह के आपके भीतर बदलाव आते हैं और आपका रचनाकार स्वयं आपसे क्या बातें कहता है, और क्या उसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखें कि उन सभी के बीच, उन दिग्गजों के बीच राजेश जोशी मिलजुल रहे हैं और बातचीत हो रही है, किस तरह के बदलाव आए। और कुछ एक लेखकों से तो आप, धूमिल जी से तो पहली और आखिरी बार एक ही भेंट हाँ, रही वहाँ, हाँ। कुछ और यादें उस सम्मेलन की। जी। उस सम्मेलन में बहुत सारी बहसें हो रही थी जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, अ, यानी मेरे लिए तो ऊपर से निकलने वाली बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं उस समय तक बहुत कुछ जानता नहीं था। जैसे रात भर ऐसा हुआ कि जिस जगह सम्मेलन था, जब सम्मेलन वगैरह समाप्त हो गया, रात का टाइम हो गया, तो बहुत रात तक विजेंद्र और धूमिल लगातार कविता पर बहस करते थे। अच्छा, मैं बहुत देर तक उसे सुनता रहा, पर मुझे बहुत सारी बातें तो मेरे समझ से परे थी। बहुत सारे लेखकों से मैं जब मिलता था तो वो कोई बहुत ज्यादा तरजीह ये भी नहीं देते थे कि मेरी तो एक कविता छपी थी, मुझे कोई जानता भी नहीं था। मैं खुद भी बहुत सारे लेखकों को नहीं जानता था। मेरे को तो वेणुगोपाल बताते थे कि ये फलां है, और ये लड़का नया लिखना शुरू किया है इसने। तो जैसा होता है कि एक सीनियर राइटर, आप जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं, आपकी एक आध कविता छपी तो आपसे क्या बात। पर ऐसा हुआ कि जैसे सनत कुमार हमारे मध्य प्रदेश के थे, और उनकी कुछ कहानियां छपी थी, और उस समय के वो चर्चित कथाकार हुआ करते। तो सनत कुमार से मेरी दोस्ती हो गई, और असगर वजाहत से दोस्ती हो गई। यह आश्चर्यजनक था। असगर वजाहत हालांकि उम्र में मेरे लगभग हम उम्र हैं, पर वो लेखक बहुत उस समय तक एक तरह से बन चुके थे, प्रतिष्ठित लेखक थे। तो पर इन लोगों से दोस्ती हो गई, कुछ इन लोगों से के साथ गपशप होने लगी। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना पड़े, मुझे मतलब मुझे लेखक बनना है। तो लेखक बनने के लिए मुझे बहुत तैयारी करना पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। और वहां से मैं ये निश्चय करके आया कि मैं अगले 2-3 साल में अपनी ऐसी तैयारी कर लूंगा कि मेरे को लोग लेखक की तरह स्वीकार करें। और ऐसा हुआ भी कि वही समय है जब लघु पत्रिका मूवमेंट शुरू हुआ, और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं उस समय निकली। एक मध्य प्रदेश से ज्ञान रंजन के संपादन में पहल, और एक उत्तर प्रदेश से सव्यसाची के संपादन में उत्तरार्थ। तो पहल का बड़ा हल्ला था, मतलब ज्ञान रंजन बहुत चर्चित कथाकार उस समय के, और आज भी तो एक चर्चित कथाकार है। तो पहल का निकलना एक तरह की हलचल उसने पैदा की, और पहल के दूसरे ही अंक में ज्ञान जी ने मेरी 2 कविताएं थी। तो उस समय पहल में छपना एक बहुत बड़ी बात थी कि जिसमें आपकी 2 कविताएं छपें। और उत्तरार्ध में भी उसी के साथ साथ उत्तरार्ध भी उसी समय निकला, और उत्तरार्ध में भी कविताएं छपी। तो ये इसने एक तरह से मुझे एक बहुत ही प्राथमिक स्तर पर, जैसे कहते हैं, ये पहचान दी कि मैं अब एक कवि के रूप में जाना। ये है कि मैं सिर्फ ये सब स्थितियां बन रही थी, और उसी समय मुझे लगता था कि क्योंकि उससे थोड़ा पहले, वेणुगोपाल से थोड़ा पहले, एक और लेखक मित्र से मेरी दोस्ती हुई, और वो थे अशोक आत्रे। अशोक आत्रे अभी भी जयपुर में हैं, और वो साठोत्तरी के बहुत बहुचर्चित
थे, कविताएं भी उन्होंने लिखी। तो उनसे दोस्ती हुई तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ कहानियां वानियां लिखो। तो मेरी कहानी से शुरुआत की और कुछ कहानियां लिख रहा था। और जब थोड़ा टाइम हुआ तो 74 में मैंने एक कहानी लिखी, और जो मैंने उस समय की जो बड़ी चर्चित पत्रिका हुआ करती थी, सारिका में कमलेश्वर संपादक होते थे, मैंने उन्हें भेजी और कमलेश्वर का एक बहुत ही अच्छा सा पत्र आया और बहुत तारीफ में कहानी की, और कुछ एक आध दो फुट सजेशन के साथ, और फिर वो कहानी भी। तो इस तरह एक तरह की शुरुआत मेरी हो रही। जी। और अभी हमारे साथ अशोक आत्रेय जी जुड़े हुए हैं, और वे कमेंट भी कर रहे हैं कि राजेश को सुनना हमेशा अच्छा लगता है। और हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। वे लिख रहे हैं कि कक्षा 9 में बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता है, तो मेरी कक्षा की लड़कियां आपसे बात करना चाहती हैं। वे आपका जरूर फ़ोन नंबर भी मांग रहे हैं, तो मैं निश्चय ही, वो हमसे संपर्क कर लेंगे, मैं दे दूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। कक्षा 9 में आपकी एक कविता लगी हुई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसकी भी यहाँ पर चर्चा हुई। एक सवाल राजेंद्र उपाध्याय जी का अभी आ रहा है कि कहानीकार की जो आपकी रफ्तार रही, या उस पर जो कहानियां आपकी आई, कई जगहों पर आई, आपने वह बात कही, बाद में वह पक्ष एक तरफ होता चला जाता है क्रमशः, ऐसा क्यों? यह भाव है राजेंद्र उपाध्याय जी के सवाल का। एक तो ये कि गद्य लिखने की कोई बहुत मशक नहीं थी, और गद्य जब लिखा तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। और जब कुछ बड़ी कहानी लिखी, सोमवार जैसे एक बड़ी कहानी लिखी, तो उसे कई बार मैंने उसे बहुत काम करके कई बार लिखना पड़ा। और मैं थोड़ा आलसी किस्म का प्राणी रहा हूँ शुरू से, और मुझे लगा कि गद्य लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत है। और कविता लिखने में उस तरह से, ये तो ठीक है कि कविता एक मानसिक उसमें आपकी जो तैयारी होती हो, पर कम से कम कविता को लिखने, यानी कागज पे उतारने में उस तरह की वो नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ती जैसे कि गद्य में। यानी एक इतनी ज्यादा कई बार हुआ कि जब गद्य लिखा तो इतनी बार उसको, फिर उस समय ना तो टाइपराइटर था, ना फिर कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया, तो उसी फेयर करने में बार बार मुझे लगा कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है। यानी मतलब कहानी लिखना एक मुश्किल काम मुझे हमेशा आज भी लगता है कि उसमें तो ज्यादा मेहनत है, दोनों तरह, मानसिक भी और फिजिकल भी। तो होता है, और फिर एक समय आता है, सही बात यह है कि ये सब तो खैर बहाने हैं, पर एक समय आता है जब आप बहुत सारी विधाओं में काम कर रहे हो, तो एक प्रिंसिपल विधा, जो एक खास विधा है, वो आपको चुन ले या आप उसको चुन ले, दोनों ही बात है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को चुन लेते हैं, और फिर वो मूल विधा आपकी बन जाती है, किसी भी लेखक की बन जाती है, सिर्फ मेरी नहीं। मतलब कोई भी लेखक आखिरकार, जैसे बहुत सारे हम कहानीकारों को जानते हैं जो कविताएं लिखते, बाद में वो कहानी का, यानी राजेंद्र यादव जैसा आदमी जो बाद में कविता के काफी विरोध में भी बहुत बोलते रहे, पर राजेंद्र यादव का पहला संग्रह कविता संग्रह। तो ये लगता है कि शायद विधा एक समय आएगा, एक समय होता है जब रचनाकार को कोई विधा अ, उसकी पूरी मानसिक बनावट के साथ उसको चुन ले, और वो चुनाव ही उसको आगे जाकर
अन्य विधाओं के प्रति फिर वो थोड़ा कम तवज्जो देता है और मूल विधा के साथ ज़्यादा काम करता है। ऐसा ही शायद हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं बता सकता। जी। और अब हम लोग क्रमशः बढ़ते हुए उस रचनात्मक यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी बात खैर आप कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, मगर विधिवत रूप से अगर हम करें तो मित्रों, इस अवसर पर राजेश जोशी जी की कुछ एक पुस्तकों का एक क्रमवार, एक उसका एक संचयन जैसा बनाने का काम किया है, एक वीडियो फाइल है। तो क्यों नहीं इस अवसर पर उसको देखते चलते हैं। उनकी लंबी कविता, कविता संग्रह और तमाम चीज़ें उसमें हैं, और उससे जुड़ी स्वयं लेखक की जो अपनी यादें हैं, उनके अपने अनुभव हैं, उस पर भी बात करें। जी। राजेश जी, यह आपकी लंबी हाँ जी। कविता समर गाथा काफ़ी चर्चित रही, पहल में आई और बाद में भोपाल के एक प्रकाशन से भी आई। इससे जुड़ी कुछ बातें करें। जी। ये जब बिल्कुल शुरुआती दौर था और शुरुआती दौर में वो दौर था जिसमें लंबी कविताओं का एक चलन था और मुक्तिबोध का काफी मुक्तिबोध की लंबी कविताओं की बहुत चर्चा होती थी। और भी बहुत सारे लोगों ने, यानी जो साठोत्तरी के लोग थे, उन लोगों में भी धूमिल ने बहुत सारी पटकथा जैसी लंबी कविता धूमिल की बहुत चर्चा में थी। या राजकमल चौधरी की जो कविता थी वो बहुत मुक्ति प्रसंग, वो बहुत चर्चा में थी। इस तरह की बहुत सारी लंबी कविताएं थी जो एक तरह की चर्चा में उस समय थी। लुकमान अली बहुत चर्चा में थी, सुमित मोहन। तो लगता था कि एक लंबी कविता लिखना, एक शुरू का जो कवि होता है, बिल्कुल मैं बन रहा कवि था और वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। और मैं थोड़ा साइंस से आया था और मैं, मेरे को ये लगता था कि मेरे से बहुत कम उम्र के लोग मेरे साथ के लेखक हैं। तो हालांकि बहुत छोटे तो नहीं, पर फिर भी मैं बहुत थोड़ी देर से, यानी मैं 27-28 साल की उम्र में मैंने कविता लिखना शुरू किया या लेखक बनना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मुझे लंबी कविता लिखना चाहिए। एक महत्वाकांक्षी किस्म की योजना जैसी होती है, किसी लेखक की हो सकती है। तो मैंने बहुत ही उससे एक बहुत सुंदर ग्रीक कथा थी, गोल्डन फ्लीस करके, वो तभी ताजा ताजा पढ़ी थी और उसने मेरे पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, गोल्डन फ्लीस की कथा ने। और मैंने ये कविता लिखी और ये कविता धीरे धीरे हमारे दोस्त जो हैं वो सब थोड़े दुष्ट भी होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं लेखन के समय में, तो वो आपको बार बार वो सजेशन देते हैं कि नहीं नहीं, ये तुमने अभी अभी ठीक, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी तुम्हें थोड़ा इस पे और काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे कई कई ड्राफ्ट उसके बनते, यानी इतना बुरी हालत हो गई। वो करीब करीब 40 पेज की कविता थी और उसके मैंने कम से कम 10-15 ड्राफ्ट मेरे दोस्तों ने बनवा डाले। और फिर ये हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने लगभग उसे फाइनल कर दिया, तो भी जैसा दोस्तों की छेड़छाड़ करने की आदत होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहीं ये कुछ तुम्हें करना है। तब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा और अब मैं लंबी कविता भी नहीं, मैं ये जो लिख दी बस लिख दी। और मुझे खुद लगा कि अरे बड़ी महत्वाकांक्षी किस्म की वो कविता थी, इसलिए वो किसी संग्रह में नहीं है। क्योंकि मेरा सारा टेम्पर बदल चुका था जब मैंने कविताएं लिखना शुरू की। तो उसका टेम्परामेंट और उस कविता के टेम्परामेंट में जमीन आसमान। यानी जब मेरा पहला संग्रह जो है, एक दिन बोलेंगे पेड़, उसकी कविताएं देखें और समर गाथा को देखें, तो लगता है जैसे दो बिल्कुल डिफरेंट के लोगों ने इन कविताओं को लिखा है।
इसलिए मैं कभी भी उसे फिर बाद में संग्रह में नहीं रख सका। पर क्योंकि वो छपी थी, पहल के साथ पुस्तिका के रूप में छपी थी, कुछ चर्चा भी उसकी हुई थी, कुछ पिटाई भी उसकी हुई, और तो फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि वो पहल की पुस्तिका तो समाप्त हो गई, और बहुत सारे लोग जो कुछ काम धाम कर रहे होते हैं कविता पे, वो बार बार मांगते थे कि वो समर गाथा सर कहीं नहीं मिल रही। ज्ञान जी ने भी एक दो बार मुझसे कहा, तो मैंने उसकी फोटो कॉपी करा के किसी तरीके से लोगों को दी। फिर एक दिन मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, जो अभी दुर्भाग्य से कोरोना में नहीं रहे, एक बहुत ही प्रिय मित्र थे, महेंद्र गगन, जो प्रेस चलाते थे भोपाल में, और उनने कुछ पब्लिकेशन भी शुरू कर दिया था। आग्नेय जी की बहुत सारी किताबें उनने छापी। तो उसने कहा, महेंद्र गगन ने, मुझसे बहुत छोटा था उम्र में महेंद्र, महेंद्र ने एक दिन कहा कि इसे हम छाप देते। तो मैंने कहा, छाप दो यार, मैं भी इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं कितनी बार फोटो कॉपी कर रहा हूँ, तो तुम छाप दो, मुझसे कुछ बल्कि पैसे भी ले लो। तो उसने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं छाप देता हूँ। तो खैर महेंद्र गगन ने उसको छाप दिया, और ये जो अभी आपने जिसका आवरण दिखाया, ये आवरण महेंद्र गगन द्वारा पहले पहल प्रकाशन से जब समर गाथा दोबारा छपी तब का। बिल्कुल। और ये और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आवरण है, ये एक बहुत ही अच्छे मित्र थे किशोर उमरेकर, जो नहीं रहे, बहुत अच्छे पेंटर थे वो, और बहुत प्रिय, बहुत प्यारे मित्र थे। और उन यानी उनका बनाया हुआ एक चित्र था, उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग थी, उसी से ये आवरण बनाया गया। और हम आगे आपकी दूसरी पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे, मगर इस बीच शेफाली चौबे जी का एक प्रश्न आ गया है, उसको भी ले लें। शेफाली चौबे जी पूछ रही हैं, बहुत से रचनाकार जो अपनी रचनाओं में जटिल भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, वह कहाँ तक सही है? देखिए, सही गलत तो का फैसला नहीं किया जा सकता। सही बात यह है कि जैसा जैसा मानस, जैसी भाषा भाषा आप अर्जित करते हैं बचपन से लेकर, जिस जिस वातावरण में आप पले बढ़े हैं, जो भाषा आपने सीखी है, जिस तरह से आपने आपका अध्ययन हुआ है, उससे आपका भाषा का एक मानसिक संरचना आपकी बनती है। और इसलिए ये कहना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बहुत ही तत्सम किस्म से के वातावरण में विकसित हुए हैं, तो उनकी भाषा तत्सम के ज्यादा निकट होगी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है, या जो जिनके यहाँ ज्यादा जटिल शब्द आते हैं, हो सकता है कि उनका शब्द ज्ञान बहुत ज्यादा हो। मेरा तो शब्द ज्ञान बहुत सीमित रहा है, और मैं भोपाल में पला बड़ा, और भोपाल में जो पुराना भोपाल था, उसमें हिंदी के लेखक लगभग नहीं थे। हम लोग जब ग्रो कर रहे थे, यानी राजधानी बनने से पहले की बात, तब तक हिंदी के लेखक भोपाल में होते ही नहीं थे। राजधानी बनने के बाद हिंदी के कुछ बड़े लेखक, जैसे दुष्यंत कुमार, शरद जोशी, ये भगवत रावत, ये सब लोग बाद में आए। उस समय तक तो हिंदी के लेखक, तो मेरे तो जितने संपर्क थे, मेरे जितने दोस्त थे, वो सब उर्दू के लेखक। मेरी तो जो भाषा बनी, वो बहुत मिश्रित किस्म की भाषा मुझे मिली, और इसलिए मैं कह नहीं सकता, मैं शायद कठिन भाषा इसलिए नहीं लिख पाया कि वो भाषा मुझे आती नहीं। और अब आगे हम बढ़ते हैं और इसे भी लेते हैं आगे की किताब को। मगर उसके पहले जब भोपाल की बात हुई है, तो क्यों नहीं भोपाल से जुड़ी कुछ बातचीत कर लें। बाद में कई तमाम लेखक आए और
गैस हाँ, त्रासदी जो 1984 में हुई, जिस पर पूरी कविता श्रृंखला है, और आज भी आप लंबे समय से, शुरुआत से ही अब तक भोपाल में हैं, तो भोपाल को आप किस रूप में देखते हैं? एक तो अभी आपने यह बात कही कि शुरुआत में जब भोपाल राजधानी नहीं है, तब आप उर्दू के लेखकों के ज़्यादा निकट रहे, और बाद में और लोग आए, उनसे भी आप निकट होते चले गए। स्वयं आपका अपना कमरा, आपका अपना घर भी लेखकों का अड्डा रहा, और तमाम तरह की भेंट मुलाकातें, घूमना, टहलना, ये सब चीज़ें होती रही। तो कुछ और चीज़ें याद करें भोपाल को लेकर जी, और उसको अपने यानी कवि उर्दू पक्ष से, के रचनाकार पक्ष से भी। उर्दू उर्दू के लेखक तो मेरे दोस्त बाद में ही हुए, पर क्योंकि 56 में राजधानी बन गया भोपाल। 56 में मैं तो 10 साल का था, तो राजधानी तो बहुत जल्दी बना भोपाल। और हम लोगों ने तो वो भोपाल बहुत ही कम देखा है, यानी मतलब शुरू में दो दूसरी तीसरी क्लास के स्टूडेंट रहे होंगे जब भोपाल राजधानी नहीं बना। तो भोपाल क्योंकि भोपाल एक स्टेट था, और उसका असर बहुत दूर तक, भोपाल स्टेट का असर राजधानी बनने के भी काफी बाद तक बचा रहा। फिर भोपाल एक अजीब सा शहर है, जिसमें जब राजधानी बना तो उसमें एक नया भोपाल बसा, जिसका पुराने भोपाल से कोई बहुत सीधा ताल्लुक नहीं। कुछ कुछ लोग आते जाते पुराने भोपाल, तो पुराना भोपाल एक अलग आइडेंटिटी था, और नया भोपाल राजधानी की तरह, जैसे कॉलोनीज होती हैं, जैसे एक बिल्कुल नए कल्चर का एक शहर होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे, जो सर्विसमैन आ रहे थे, वो या तो नागपुर से आ रहे थे या दूसरे प्रांतों से आ रहे थे। तो उन यानी विदर्भ की से टूटा था, तो विदर्भ से बहुत सारे लोग आए, नागपुर से बहुत लोग आए राजधानी बनने के बाद। और बहुत सारे लोग इंदौर से आए, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए। तो जैसे दुष्यंत या शरद जोशी वगैरह, ये सब बाहर से आए, या जीवनलाल वर्मा विद्रोही बाहर से आए। वो नागपुर में मुक्तिबोध के साथ थे। मुक्तिबोध भोपाल नहीं आए शुरू में, और हालांकि वो विदर्भ से आ गए थे, वहां से आ गए थे, और उनने नौकरी उज्जैन में की, भोपाल में नहीं। पर उनके साथ के बहुत सारे लोग, जैसे अनिल कुमार, जैसे जीवनलाल वर्मा विद्रोही, ये सब लोग मुक्तिबोध मंडल या मुक्तिबोध के साथ के लोग, जो बाद में हम लोगों के साथ काफी हाउस में बैठते थे। और काफी हाउस में जिनके काफी हाउस तो एक ऐसी जगह थी नए भोपाल में, यानी न्यू मार्केट में, तो उसमें बहुत सारे लेखक एक साथ शाम को आपको मिल जाते थे, एक अड्डा था वो। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स, जैसे जबलपुर से बहुत सारे लोग आए, शशांक जैसे जबलपुर से आए, और ये तो 74 की बात, जब शशांक आए। राम प्रकाश आए ग्वालियर से, वो भी 70 के दौर में आए। तो ऐसे बहुत सारे लेखक या बहुत सारे मित्र जो बाद में, वो सब बाहर से आए। तो वो दो तरह का भोपाल था। मैं पुराने भोपाल में रह रहा था, और नए भोपाल में शाम को मैं काफी हाउस आ जाता था, और सारे दोस्त धीरे धीरे हिंदी के ये लेखक दोस्त बनने लगे। पर उसके बावजूद जो पुराने भोपाल के, जैसे ताज साहब, मोहम्मद अली ताज, ताज भोपाली बहुत प्रसिद्ध शायर रहे हैं, हालांकि हम लोगों से काफी बड़े थे, के भोपाली थे, वो भी हम लोगों से काफी बड़े। पर ये सब एक तरह की इन सब से परिचय था, इसलिए कि बहुत सारे यंग जो उर्दू के लेखक थे, अख्तर वामिक वगैरह, वो सब हम लोगों के हम उम्र लेखक भी थे, आफ्ताब आरिफ थे। तो ये सब एक तरह का एटमॉस्फेयर वो था, जो उर्दू के राइटर्स का एटमॉस्फेयर था, जो हम लोगों को मिला। और फिर बाद में हिंदी के लेखकों का के संपर्क में हम लोग आना शुरू हुए, तब तक वेणुगोपाल वगैरह सब आ गए थे। तो फिर तो बहुत सारे हिंदी के लेखक आ गए। और अब हम पुनः आपके संग्रहों की ओर आते हैं, ताकि जो हमारे साथ नई पीढ़ी जुड़ी हुई है,
वह भी विधिवत रूप से इस रचना कर्म को समझ सके, जान सके। हमने मित्रों अभी समर गाथा पर चर्चा सुनी राजेश जी से। इसके बाद जो एक विधिवत संग्रह, पहला कविता संग्रह जो है राजेश जी का, एक दिन बोलेंगे पेड़, जो संभावना प्रकाशन हापुड़ से वर्ष 1980 में प्रकाशित हुआ, इस संग्रह से जुड़ी कुछ यादें बतलाएं राजेश जी। अ, ये संभावना उसी समय फिरके से एक तरह से प्रकाशन जगत में आया था, और उनका जोर ये था कि वो कविता संग्रह ज्यादा छापे। ऐसा बहुत कम प्रकाशक करते हैं, पर अशोक अग्रवाल ने तय किया। और मैं बिल्कुल नया ही लेखक था, मेरी कोई किताब तब तक नहीं आई थी। तो अशोक अग्रवाल ने मुझे कहा कि तुम अपना संग्रह बना दो। और उससे पहले एक काम ये हुआ कि त्रिलोचन जी भोपाल आ गए थे, और त्रिलोचन शास्त्री का कोई संग्रह उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उनकी धरती छपी थी 43-44 में, दिगंत छपा था 50 के दौर में, और फिर गुलाब और बुलबुल एक 50 के आसपास छपा था। तो कोई संग्रह उनका मिलता नहीं था। दिगंत बामुश्किल मुझे प्राप्त हुआ विष्णुचंद शर्मा द्वारा। तो मुझे लगा कि त्रिलोचन शास्त्री इतने महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका एक संग्रह तैयार किया जाए। और मैंने कुछ पत्रिकाओं से उनकी कविताएं इकट्ठा करना शुरू की, क्योंकि त्रिलोचन जी के पास कुछ भी अपने सामग्री बहुत ही कम होती। उसी दौर में जो कुछ कविताएं लिखी थी वही उनके पास। फिर मैंने त्रिलोचन जी के जो काफी भक्त और मित्र रहे थे उनसे बहुत संपर्क करने की कोशिश की, पर किसी ने भी कोई इसलिए तवज्जो नहीं दी कि मेरे को कोई, मैं खुद बहुत नया था और मेरा भी कोई किताब नहीं आई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप त्रिलोचन जी की किताब क्यों कर रहे हैं, आप जानते क्या है त्रिलोचन के बारे में, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली खैर मैंने त्रिलोचन जी का एक संग्रह तैयार कर लिया, बहुत सारी जगह से रचनाएं इकट्ठी करके, और मैंने नामवर जी को एक लेटर लिख दिया कि त्रिलोचन जी का ये संग्रह है और इसे छपना है। तो केदारनाथ सिंह आ रहे थे उस समय। तो केदारनाथ सिंह ने कहा कि यार राजेश, ऐसा करते हैं कि संभावना वाले से बात करते हैं, तुम चाहो तो मैं संभावना वाले से बात कर लेता हूँ। मैं नहीं जानता था, अशोक अग्रवाल को भी नहीं जानता था, संभावना भी नाम नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। तो मैंने कहा कर लीजिए। जब केदार जी चले गए तो मुझे लगा कि चाहे मुझे कोई ना जानता, पर त्रिलोचन जी को तो सब लोग जानते ही थे। तो मैंने एक लेटर अशोक अग्रवाल को संभावना प्रकाशन के दिया कि ऐसा ऐसा संग्रह मैंने तैयार किया। अशोक अग्रवाल बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तत्काल संग्रह भेजो। तो साहब के तय हुए दिन, लगभग 23-24 साल बाद त्रिलोचन का कोई संग्रह था जो छपने के लिए तैयार किया। और इसी बीच में ये हुआ कि मध्य प्रदेश में एक योजना अशोक वाजपेयी के, क्योंकि काफी उस समय संस्कृति में, मध्य प्रदेश संस्कृति में काफी सारे बहुत सारे काम कर रहे थे और बहुत सक्रिय थे। तो एक लाइब्रेरी खरीद योजना टाइप कुछ एक योजना बनी, और बहुत सारे प्रकाशक अचानक इस बात के लिए सक्रिय हुए मध्य प्रदेश के लेखकों को छापने। हालांकि उसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि मध्य प्रदेश के ही लेखक खरीदे जाए। तो बहुत सारे लेखक, बहुत सारे प्रकाशक सक्रिय हुए। उसी में संभावना भी एक ऐसा प्रकाशक था सक्रिय हुआ, और उसने मुझसे कहा कि आप अपना संग्रह बना दीजिए। फिर अशोक अग्रवाल से दोस्ती हो गई, और फिर ये संग्रह बनाया गया। बड़े डरते डरते मैंने सोचा कि चलो इतनी कविताएं हो गई हैं कि कुछ छांट छूट के किसी तरीके से संग्रह बनाया जाए।
पहला संग्रह ये बना और ये छपा। और इसी संग्रह में आप नरेंद्र जैन जी को भी याद करते हुए एक कविता लिखते हैं, हाँ, लिखती थी। तो उनसे जुड़ी नरेंद्र कुछ जैन यादें हमारे भी बहुत साझा ही कीजिए। अच्छे मित्र और हम लोग लगभग एक सड़क पार, यानी जिस जगह मैं रहता था, जिस जगह मेरा कमरा था, उसके बहुत पास में ही एक जगह थी मजहर डेयरी, जिसका नाम था। उसमें भी ऐसे सिंगल सिंगल रूम्स बने हुए थे। उसमें एक रूम में नरेंद्र जैन रहते। नरेंद्र जैन जो थे वो उस समय तक पीएनटी ऑडिट में या किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तब तक बैंक में नहीं आए। तो वेणुगोपाल के वो पहले मित्र बने। वेणुगोपाल से उनकी दोस्ती हुई। एक चाय घर था जहाँ पे मैं भी चाय पीता था, नरेंद्र जैन भी चाय पीते थे। हम दोनों एक दूसरे को देखते थे पर बात नहीं करते थे, इसलिए कि हम जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। तो वेणुगोपाल दोस्ती करने में बहुत माहिर थे। वो उनने दोस्ती कर ली नरेंद्र जैन से, और मुझे आके बताया कि वो तो कविताएं भी लिखता है। तो फिर नरेंद्र जैन से दोस्ती हो गई, और फिर हम लोग क्योंकि इतने पास पास रहते थे कि फिर एक बहुत लंबा सिलसिला, नरेंद्र जैन, राजेंद्र शर्मा, ये सब एक मित्र मंडल जो था उस समय विकसित हुआ। विनय दुबे। हाँ, तो यही सब। ठीक है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ रुक गया है। ओ ओहो, माफ कीजिएगा। जी जी, मेरी आवाज ही नहीं हाँ, आ रही थी। यह ऑन ऑफ वही तो। करना भी बड़ा खतरे से खाली नहीं है। इसमें कई बार जी, कई बार व्यक्ति भूल जाता ये है। ये मिट्टी का गहरा जो संग्रह है, जो 85 में आया, हाँ। इसका आवरण जो है अ, बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत ही अच्छे छायाकार सुरेंद्र राजन का बनाया हुआ ये अ, आवरण है। सुरेंद्र राजन का खींचा हुआ फोटो से उसको जैसे भी उन्होंने करके बनाया है। इसमें ये क्योंकि 1985 के आसपास आया, और इसमें भोपाल गैस कांड क्योंकि हो चुका था, और भोपाल गैस कांड से संबंधित कविताएं इसकी लास्ट में हैं। वो बहुत ही बड़ी त्रासदी थी, न केवल भोपाल के लिए बल्कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसमें एक ही रात में हजारों लोग मारे गए। और फिर लगातार इतने साल बाद भी अ, उसके विक्टिम्स जो हैं वो अभी भी अ, काफी भुगत रहे। तो वो एक भयानक ट्रेजेडी भोपाल के इतिहास की है। और उस पर कुछ कविताएं जो मैंने लिखी, और उसमें एक कविता है बसंत 85 करके, कि उसके बाद जब बसंत आया 84 की गैस त्रासदी के बाद का जो बसंत है, जो फरवरी के आसपास आया होगा 1985 में, तो पेड़ इतने काले और नंगे हो चुके थे कि उस पूरे बसंत का कोई उत्सव नहीं था। और इस कविता को छापते हुए यानी शानी जी उस समय तक दिल्ली पहुंच गए थे, तत्कालीन भारतीय साहित्य में थे। और शानी जी ने उस कविता को छापा, और न केवल छापा, उन्होंने अपने एडिटोरियल में उसका बड़ा उल्लेख किया। और शानी जी ने मुझे बहुत, यानी बहुत सारी बातें शानी जी ने कही, और उनको वो कविता बहुत ज्यादा हॉन्ट उनको कविता ने किया। तो शानी जी ने बहुत तारीफ भी की,
जो अच्छा लगता है इसलिए कि एक सीनियर, वो हम लोगों के सीनियर थे और बहुत ही भोपाल से उनका बड़ा जुड़ाव था, भोपाल आते जाते। तो समकालीन भारतीय साहित्य में उन्हें इसको छापा और बहुत उससे छापा और उसको एडिटोरियल में भी उल्लेख किया। जी। और मैं यह कह रहा था कि कैसे इसमें कई महत्वपूर्ण कविताएं हैं। यह पूरी श्रृंखला तो है ही, भोपाल शोक गीत 1984। इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण कविताएं, मैं उड़ जाऊंगा, या रंगरेजों का कमाल, या झूठ के बारे में एक कविता, ऐसी कई। तो भोपाल शोक गीत से हमने कुछ कविताएं पढ़ी भी थी पूर्व में किसी कड़ी में। अगर आपके पास हो तो इस कविता को या और भी किसी कविता को जिसमें सुविधा हो आपको, तो पढ़ें और फिर आगे बातचीत हो। मेरे ख्याल से अगर इसमें मिल गई तो मैं देखता हूँ। अगर ये जो मैं जिस कविता का मैं कह रहा था कि बसंत 1985 जो कविता है वो मुझे मिल गई। वही मैं आपको सुनाता हूँ। जी, स्वागत। इतना थका और लज्जित किसी ने नहीं देखा होगा बसंत को। इतना थका और लज्जित किसी ने नहीं देखा होगा बसंत को। जरा सी आहट पर खड़े हो जाते हैं कान और तपने लगती हैं लवें कि कहीं कोई पूछ ना बैठे कि क्यों आए इधर। इतना सहमा और शंकित किसी ने नहीं देखा होगा कभी बसंत को। कोई वृक्ष नहीं यहाँ, कोई वृक्ष नहीं यहाँ के एक हरी कोपल की तरह फूट सके वह। कोई वृक्ष नहीं जिसे फूलों से लाद कर विस्मित कर डाले वे सबको। और कोई नहीं, और कोई नहीं जो आंख भर देखे उसे और आश्चर्य से भर जाए। हो क्या गया है इस शहर को, हो क्या गया है इस शहर को। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से चहलकदमी करता सोचता है वह कि किसी भी दिशा को जाने वाली आए कोई भी गाड़ी चढ़कर चला जाएगा वह किसी और शहर को। इस तरह आते और इस तरह लौटते, इस तरह आते और इस तरह लौटते किसी ने नहीं देखा होगा इससे पहले कभी। बस ये ये जी मित्रों, निश्चय ही बेहद मार्मिक कविता। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये बार बार वीडियो की फाइल कुछ दिक्कत पैदा कर रही है। जी, इसे बार बार जोड़ना पड़ रहा है, तो मैं एक बार पुनः जोड़ता हूँ। जी, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं और इसके बाद कुछ कविता पाठ करेंगे। और मित्रों से अनुरोध कि जो लोग कुछ सवाल पूछना चाहें तो उनका स्वागत है। और यह सुझाव ठीक है, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण दिक्कत हो रही है, तो हम राजेश यात्रा को एक निगाह उस पर डालते चलते हैं। कई लोग परिचित हैं और कई लोग नए भी हैं, तो उन्हें यह सुविधा होगी। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, कविता संग्रह, दो पंक्तियों के बीच, महत्वपूर्ण कविता संग्रह, चर्चित चांद की बर्तनी, और यहीं से जी जिद शीर्षक कविता। ये जो कविताओं के नाम हैं यह भी बहुत कुछ कहते हैं। उल्लंघन, इसको लेकर भी एक सवाल बनता है। और जो एक कविता संचयन है, शुरुआत के दो कविता संग्रहों को लेकर आया संग्रह संचयन धूप घड़ी, और फिर ये प्रतिनिधि कविताएं राजकमल से चुनी हुई कविताएं कवि ने कहा सीरीज के अंतर्गत,
और कहानी संग्रह कपिल का पेड़, जिनमें पहले कहानी संग्रह की भी कहानियां आ गईं, और कहानी संचयन मेरी चुनिंदा कहानियां। कुछ एक कहानीकारों ने इन कहानियों पर अच्छा लेख लिखा। आलोचनात्मक टिप्पणी में एक कवि की नोटबुक और एक कवि की दूसरी नोटबुक, समकालीनता और साहित्य और कविता का शहर, इसके बारे में भी मंडलोई जी ने बात की थी। और अब अनुवाद की ओर आते हैं। व्लादिमीर मायाकोवस्की की कविताएं, इसका अनुवाद, जिसकी चर्चा प्रयाग शुक्ल जी ने भी अपने व्याख्यान में की थी। यह आख्यान किस्सा कोताह जो तद्भव में आया मूल रूप से, और नाटक जो अभी हाल ही में 18 जुलाई को यह समग्र आया, अब तक सब। और कथेतर गद्य में वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, जिस पर विस्तार से कल रमेश अनुपम जी ने बात की। और संपादन में नागार्जुन रचना संचयन साहित्य अकादमी से और मुक्तिबोध संचयन भारतीय ज्ञानपीठ से। और यह बाल कविता गेंद निराली मीठू की। तो एक छोटी सी कोशिश एक रचनाकार की यात्रा को समझने की। इसमें सारी कविताएं नहीं हैं, और बस जितना संभव हो सका उतना किया गया। कुछ कविता पाठ के भी अनुरोध आ रहे हैं राजेश जी। मसलन मीता दास जी लिख रही हैं, उल्लंघन से एक कविता सुनना चाहूंगी। और भी कुछ एक कविताएं जो आप हम लोगों के साथ आज की इस घड़ी में सुनाना चाहें, बांटना चाहें। चलिए कविता ही सुनाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको मैंने बताया था कि मेरा जो जन्म हुआ वो नरसिंहगढ़ में हुआ, और हम लोगों का बचपन विंध्याचल की पहाड़ियों को धांगते हुए, बहुत उन पर घूमते हुए, उनको मसाते हुए बीता। तो ये जब मैं शिमला गया 1 साल के लिए नेशनल फेलो होके 2014 में, तो वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो जिन पे शिमला बसा है, और उन पे उनकी ऊंचाइयों को पे चढ़ते हुए बहुत कई बार लगता था कि हम भी तो पहाड़ी जगह से आए हैं, यही थोड़ी पहाड़ है। तो उससे एक मन में एक बात उठी, और ये कविता जो उल्लंघन में है, और ये कविता मैं सुनाता हूँ, इसीलिए तो तुम पहाड़ हो। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ, सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से, आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से, विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते, और पहाड़ी के छोर से उगती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी ऊषाएं देखते हुए। सब कहते हैं सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त्य को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था, और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसाकर कहा, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद, कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते। पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूँ, पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूँ, पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं। मेरी हिम्मत जहां जवाब दे जाती है, वहां से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूं मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं,
एक साधारण सा कवि हूं जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा, मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर। और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूं, और ज्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुक कर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा, मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूं किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तो तुम पहाड़। तो ये जी कविता, जी जी। कुछ और कविताएं भी इस अवसर पर सुने। तमाम लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा लगता है आपको अच्छा एक कविता सुनना। सुनाता हूँ इसी से। ये कविता है उल्लंघन। इसमें मुक्तिबोध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, पक्षी और दीमक, जिसका एक संदर्भ कहीं आता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कविता का शीर्षक है उल्लंघन। उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पांव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा। इसी कारण मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी, और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आजादी, बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आजादी, और उससे भी ज्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने को आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चुपचाप चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली, मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया देश। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीजों को उलांग गया। उलांगी गई चीजों की बाढ़ रुक जाती है ऐसा माना जाता था। कई बार लगता है, कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलट बांसी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांग आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आई, और हम उनकी तलहटी में खड़े बोने थे। लेकिन ये ना समझ लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, और कविता तो हमेशा से ही हुक्म उदूली है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती है। वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं, प्रक्रिया है। उसे पाना होता है बार बार, लगातार, तभी से
तभी से न जाने कितने नियमों की अभिनय सविनय अवज्ञा करता पहुंचा हूं मैं यहाँ तक। तो इस तरह और मित्रों, यह कविता इसलिए भी खास है कि इसमें एक साथ मुक्ति बोध और अज्ञेय दोनों आते हैं। और कल इसकी चर्चा रमेश अनुपम जी भी कर रहे थे कि कैसे अपने आलेख में जो किताब है वह हंसी बहुत कुछ वाली, उसमें राजेश जी इस पर पूरा लेख ही लिखते हैं अज्ञेय को लेकर, किस तरह उनकी स्वीकार्यता को लेकर जो समस्याएं आई जिस भी कारण से उसको लेकर। तो इस कविता के बहाने वह बात ही थोड़ी सी खुल जाए राजेश जी, अज्ञेय और मुक्तिबोध को लेकर। आगे को लेकर बहुत सारे मतभेद बहुत सारे लोगों के रहे हैं और बहुत सारे इल्जाम हम लोग तो नहीं जानते क्योंकि हम लोग तो बहुत बाद में आए। वात्स्यायन जी से मेरी कई बार मुलाकात हुई, एक तो इसलिए भी कि वात्स्यायन जी का भोपाल आना जाना बहुत कम था, पर जब वो आए तो एक बार वात्स्यायन जी ने अपनी लंबी कविता असाध्य वीणा का पाठ भी किया। बहुत अच्छा पाठ करते थे वात्स्यायन जी। पर एक संस्था थी लिटिल बेले ट्रुप, उसमें वात्स्यायन जी अध्यक्ष थे और मैं उसकी एग्जीक्यूटिव में था, इसलिए वात्स्यायन जी से इस तरह की मुलाकातें हुई। वात्स्यायन जी के बारे में जो सकारात्मक बातें हैं और जो नकारात्मक बातें, दोनों बहुत बड़े लेवल पर की जाती, बहुत बड़े स्तर पर की जाती। जैसे वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे, क्रांतिकारी संगठन में रहे, उन्हें सजा हुई और उन्हें काल कोठरी में रखा गया। अब जो आदमी भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी संगठन में रहा हो, तो एक तो ये बात। फिर एक बात और मैं जो कहना चाहता हूँ वात्स्यायन जी के बारे में कि जब पहला फर्स्ट सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उसमें भारती और जी और वात्स्यायन जी सब लोग शामिल थे, इन लोगों ने उसको का आयोजन किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर ये सोचना चाहिए कि हिंदी में जैसे विभाजन को लेकर कविताएं नहीं है। ये आश्चर्यजनक कि विभाजन जैसी बड़ी घटना को लेकर बहुत सारा गद्य लिखा गया और बहुत महत्वपूर्ण गद्य लिखा गया, बहुत अच्छे उपन्यास लिखे गए। यानी झूठा सच जैसा महान उपन्यास यशपाल ने लिखा, भीष्म साहनी ने तमस जैसा उपन्यास लिखा, और उर्दू में तो उदास नस्लें और से लेकर और बस्ती तक अनेक उपन्यास गिनाए जा सकते हैं जो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के उर्दू राइटर्स ने लिखे। पर हिंदी में भी आप सोचिए, तमस और झूठा सच जैसा एक बड़ा उपन्यास लिखा गया, पर कविता नहीं है हिंदी साहित्य में। ये मैं ढूंढ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि विभाजन को लेकर कविताएं। मालूम पड़ा कि वात्स्यायन जी में 11 कविताएं मिलती हैं विभाजन को लेकर। और इस पे बहुत पहले हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाया, पर बहुत पहले मैनेजर पांडे ने उस पर लेख लिखा था, जिस जो हमारी नजर में नहीं आया। ये हम लोगों की कमी है, हम लोगों के अध्ययन की कमी है। और उसी के साथ शरणदाता जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी भी वात्स्यायन के विभाजन को लेकर मिलती है। तो यानी वात्स्यायन के बाद में जय जानकी यात्रा या वात्स्यायन जी के थॉट जैसी मैगजीन पे जो आरोप हैं कि अमेरिकन पैसेज, इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं। पर मुझे लगता है कि किसी भी बड़े रचनाकार देखने के जो ढंग होने चाहिए वो ये, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी भाषा में उसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उसने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। इस बात को कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि वात्स्यायन हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है। दूसरी बात यह कि अगर हम कुछ उनके बाद के नकारात्मक पक्षों की बात कर रहे हैं तो हमें उनके सकारात्मक पक्षों की भी बात उसके साथ करनी है, क्योंकि उनके सकारात्मक पक्ष बहुत छोटे नहीं है।
जो आदमी उस दौर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ रहा हो, वो कोई छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद उसने जेल काटी हो, बम बनाने के लिए गए थे, यानी बम बनाने के एक्सपर्ट थे बादशाह। तो ऐसी बहुत सारी चीज। एक आरोप और है जो बहुत लगाया जाता है कि वो ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए, पर ये एक बड़ा डिस्प्यूटेबल पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा विवादास्पद बिंदु है, इसलिए कि बहुत सारे लेख उस समय इसलिए ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए कि एक अवधारणा ये थी कि हमें पहले फासिज्म से लड़ना, फासीवाद से लड़ना, यानी हिटलर से लड़ना, मुसोलिनी से लड़ना, उसके बाद हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ेंगे। ये एक धारणा थी, ये एक पॉलिटिकल लाइन थी, ये एक राजनीतिक लाइन थी। उसके तहत बहुत सारे लेखकों ने ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए। इवन फैज अहमद फैज ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, पर फैज के बारे में आप नहीं कहते, आप हमेशा बादशाह को कटघरे में खड़ा। तो बादशाह जी को कटघरे में खड़ा करिए, बादशाह पे जो भी नकारात्मक पक्ष है उन पे बात होनी चाहिए, पर उनके सकारात्मक पक्षों के साथ मेरी ये धारणा हमेशा से रही है बादशाह जी को लेके। और मुझे अच्छा ये लगता है कि बादशाह बड़े लेखक, और ये मैं कहना चाहूँगा। और अभी आपका जी अच्छी बात रही। और अभी आपका आपके पास वह संग्रह है उल्लंघन, उसी में वह कविता भी है विदूषक, जिसकी चर्चा प्रयाग शुक्ल जी भी कर रहे थे अपने वक्तव्य में। तो उसे भी पढ़ें तो अच्छा हो। विदूषक संभवतः है, एक बार देखें। नहीं है, नहीं है। वो रंग विदूषक के लिए लिखी गई एक लंबी, लंबी तो क्या मतलब एक आध पेज की एक कविता लिखी गई थी। तो क्योंकि बंसी कौल के साथ में काम कर रहा था, रंग विदूषक का एक संस्था है जो नाटक करती है, और उसे एक अवधारणा के तहत के हम किस तरह के नाटक करेंगे, इसके तहत एक संस्था बनी थी, और ये हंसी के नए अर्थ हम खोजेंगे, और विदूषक उसमें केंद्रीय होगा। इसलिए रंग विदूषक नाम की एक संस्था बनी, और बंसी कौल के साथ मैंने बहुत सारे नाटकों के लिए काम किया, नाटक लिखे भी हम दोनों ने मिलकर। वो कभी आएंगे तो मालूम पड़ेगा। वो उसी के लिए एक कविता लिखी गई थी विदूषक को लेकर। वो यहाँ नहीं है तो नहीं, तो मैं आपको जी छोड़ दें। और एक प्रतिक्रिया मोतीलाल दास जी की आ रही है कि जोशी जी को सुनना सुखद रहता है। इनकी कविताओं में एक ताप होती है जहां हम सिर्फ हाथ ही नहीं सेकते बल्कि विचार भी सेक सकते हैं। और राजेंद्र उपाध्याय जी की प्रतिक्रिया, वे लिख रहे हैं कि अज्ञेय को अच्छी तरह याद किया। और एक फरमाइश विकास कुमार जी की ओर से, मारे जाएंगे कविता सुनाने की कृपा करें कभी बार। जी सुनाता हूँ। जी जी स्वागत। मित्रों, इको की समस्या होने के कारण हम लोग एक तरह से कभी खुद को म्यूट करते हैं, कभी राजेश जी को, मगर सुनते हैं कविता राजेश। तो आवाज आ रही ना? जी आ रही है। ये कविता है मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से जब बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय, सबसे बड़ा अपराध है इस समय, निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे। धन्यवाद। जी। और जब जब इस कविता को सुनते हैं साथियों, यह कविता उतनी ही बार गहरे प्रवेश करती है। भाषा की भी बात हुई, शब्दों की सरलता की भी बात हुई। वहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से आम फहम भाषा में, सामान्य शब्दावली में राजेश जी जो हैं कैसे बड़ी बात कह जाते हैं, और कितनी व्यंजक इसमें इसकी जो अनुगूंज है वह हमें सुनाई पड़ती है। हम लोगों ने औरों की फरमाइश की तो कविताएं सुनी, और आप थकने भी लगे होंगे, तो कुछ एक कविताएं आपके ही आपके ही पसंद की सुन लें, और कुछ बातचीत अंत में कथेतर गद्य की और आलोचनात्मक टिप्पणी की करते हुए हम लोग इस संवाद को कुछ एक अभी और शब्दों में, बचाए। कुछ एक कविताएं जो आपकी पसंद की हो। जी। इस बीच हाँ, अनिल त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, और वे लिख रहे हैं कि मैं इस समय चेन्नई से देख सुन रहा हूं। अरे वाह, अनिल क्या बात, क्या बात। जी जी। और रीता दास बहुत राम, आप तब छोटी तक जी। कविताएं जी स्वागत। मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, जैसे कि एक कविता है चांद की आदतें। चांद की आदतें, चांद की कुछ आदतें तकरीबन मुझसे मिलती जुलती हैं। चांद की कुछ आदतें तकरीबन मुझसे मिलती जुलती हैं। मसलन वह भी अपनी कक्षा में बैक बेंचर छात्रों में एक है। मसलन वे भी अपनी कक्षा के बैक बेंचर छात्रों में एक है। अध्यापक का चेहरा ब्लैक बोर्ड की ओर घूमा नहीं कि दबे पांव निकल भागे बाहर, और फिर वही मटर गश्ती सारी रात, सारे आसमान की सड़कों पर। ये एक कविता थी। एक और बहुत छोटी सी कविता है, यह समय। ये प्रतिमाओं को सिराए जाने का समय, ये प्रतिमाओं को सिराए जाने का समय है। प्रतिमाएं सिराई जा रही हैं, भीतर बाहर सिर्फ सन्नाटा है। काली जल में बस प्रतिमा का मुकुट धीरे धीरे डूब रहा है। और एक और बहुत छोटी सी कविता है, चींटी और सूरज। एक चींटी अपनी मूंछ पर शक्कर का एक पारदर्शी दाना उठाए चली जा रही। एक चींटी अपनी मूंछ पर शक्कर का एक पारदर्शी दाना उठाए चली जा रही है, शायद धरती के नीचे बसी अपनी बस्ती की ओर। सूरज अब एक ऐसे कोण पर आ गया है कि उसकी पतली सी किरण शक्कर के दाने को भेद कर आर पार निकल रही है, और धूप का एक छोटा सा टुकड़ा सतरंगा हो गया है, जो चींटी के साथ साथ चल रहा है। ये है। और अंत में एक छोटी कविता और सुना देता हूँ। जी स्वागत।
ये एक कविता है गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां, घोंगे और केंकड़े पड़े और हवा दुर्गंध से भर गई। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर, हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक दिया है उसे कूड़े के ढेर पर। जी। तो ये कुछ कविताएं मैंने आपको जी, शुक्रिया। शुक्रिया राजेश जी। ये तमाम तरह की कविताएं आज हमारे बीच पढ़ने के लिए और कई मित्रों के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए। मगर मुझे दोष मत दीजिएगा, एक कविता की फरमाइश अनिल त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं। कवि का काम अगर हो सके तो सुनाएं। लेकिन हमने यह कविता तो शुरुआत में सुनाई थी। जी, क्या कह रहे हैं? जी राजेश जी, क्या? शुरू में पढ़ी। हाँ हाँ, वो देर से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें मतलब इसका ध्यान नहीं है। शुरुआत में कार्यक्रम की शुरुआत ही इस कविता से हुई है अनिल जी। और काफी वक्त हो गया है और हम बहुत समय से राजेश जी को सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है। एक दो और बातें, एक कवि की नोटबुक जिस तरह से आपने आलोचनात्मक टिप्पणियों को एक संकलन का रूप दिया और उसको व्यवस्थित लेकर चले, एक दो और तीसरे में भी वह बात कहीं ना कहीं तो आती ही है। तो अपने इस कार्य पर भी कुछ कहें और बाद में हम किस्सा कोताह पर भी कुछ बात कर लेंगे और फिर हम विराम ले लेंगे। जी, पहले एक कवि की नोटबुक के आलोचना जैसा कुछ लिखना ने की ना तो मेरे में वैसी कुव्वत थी और ना व्यवस्था उस तरह से थी, और ना मेरा उतना व्यवस्थित अध्ययन था, क्योंकि मैं साइंस से आया था और उतना साहित्य का वैसा अध्ययन मेरा नहीं था। तो मैं अक्सर मैं लेख नहीं लिख पाता था और मैं छोटे छोटे नोट्स जो मेरे दिमाग में आते थे वो लिखता रहता था। एक बार हमारे बहुत ही प्रिय मित्र विजय कुमार एक उद्भावना का कवितांक कर रहे थे इस पिछली सदी में। तो वो कवितांक जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्यों तुमने कभी कोई डायरी या ऐसा कुछ लिखा है? तो मैंने बहुत ही उससे संकोच के साथ कहा कि यार मैंने कुछ इस तरह के टुकड़े नोट्स लिखे हैं और मैं तुम्हें भेज देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं लगे तो उसे कोई छापना जरूरी नहीं है और तुम देख लो। तो मैंने उसको भेज दिया और वो विजय कुमार ने उसको छाप दिया, और न केवल छाप दिया, उसके बाद किसी भोपाल की गोष्ठी में नामवर जी ने उसकी बड़ी उसमें से एक हिस्से को पढ़ा भी और बहुत तारीफ भी की। तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह का काम किया जा सकता, कुछ इस तरह के टुकड़े लिखे जा सकते, और मैं लिखता रहा। बल्कि मुझे हमेशा ये लगा कि मैं लेख जो लेख जैसे दिखते भी हैं उसमें उन किताबों में, जैसे रघुवीर साहब पर एक है, पर वो टुकड़ों टुकड़ों में ही लिखा गया। यहाँ तक कि हमारे एक मित्र अजय तिवारी ने एक बार मुझसे कहा कि तुम सीधे पूरा लेख क्यों नहीं लिखते हो, ये बार बार टुकड़े क्यों
ऐसा क्यों कर देते हो? मैंने कहा मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ और मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसलिए कि मैं लेख पूरा नहीं लिखूंगा। एक विचार और दूसरे विचार के को कनेक्ट करने के लिए फालतू की लाइनें क्यों लिखूं? तो उसे मैंने एक बड़ी थीसिस बना लिया, हालांकि ये फालतू की थीसिस है, पर फिर भी। तो फिर धीरे धीरे वो बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे हो गए, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई, और कुछ फिर व्यवस्थित ढंग से लिखना भी शुरू किया धीरे धीरे, जैसा कि होता है। तो वो एक समय आया जब लगा कि इससे एक किताब बन सकती है, किताब बनेगी। तो इसीलिए उसका नाम एक कवि की नोटबुक रखा। बल्कि तब ये सोच लिया था कि अगर कभी भी कोई किताब छपवाएंगे, आगे भी इस तरह के नोट्स की कोई किताब छपवाएंगे, तो उसके लिए बार बार नाम नहीं ढूंढेंगे। नाम ढूंढना, एक किताब का नाम ढूंढना बहुत ही और काम है, या बहुत ही मुश्किल काम भी है। तो मैंने उसका नाम रखा एक कवि की नोटबुक। और फिर मैंने सोचा कि अब जब दूसरी किताब बनाऊंगा तो उसका नाम होगा दूसरी, एक कवि की दूसरी नोटबुक, और फिर तीसरी नोटबुक, इसी तरीके से सब चलेगा। पर जैसा होता है, प्रकाश महोदय ने कहा कि अरे कुछ एक नाम, दूसरी नोटबुक तो हम चाह देंगे, पर उसका कुछ एक नाम और दे दीजिए, लोगों को मुश्किल होती है। तो खैर उसमें समकालीनता और साहित्य, उसमें जैसा शीर्षक, क्योंकि वो एक लेख का शीर्षक था, तो वो डाल दिया गया। पर मुझे हमेशा लगता है कि वो सब नोटबुक्स हैं, जैसे एक कवि जो बहुत समर्थ नहीं है, मुझे, मैंने उसमें लिखा भी है अपनी भूमिका में कि हर चीज आदमी के की सक्षमता से नहीं पैदा होती, कई चीजें अक्षमता से भी पैदा होती, कई फॉर्म्स जो होते हैं वो मनुष्य की असमर्थताओं और अक्षमताओं से भी पैदा होते हैं। तो यही ऐसा कुछ है कि मैं क्योंकि सक्षम नहीं था लेख लिखने में, इसलिए शायद वो नोट्स की शक्ल जो बनी है, नोट्स का जो एक फॉर्म बना, वो अक्षमताओं से पैदा हुआ फॉर्म है। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक आप अपनी अक्षमताओं को जाने और उससे भी कुछ पैदा हो सकता है, तो दिक्कत क्या है? और चलते चलते किस्सा कोताह की भी बात करें। शुरुआत भी आपने यह बात शुरू में भी यह बताई ही कि किस तरह आपकी कहानियां एक के बाद एक आई, और किस्सा कोताह में भी आख्यान के महत्व को और उसकी जादूगरी को लोग जानते समझते हैं, स्वीकारते भी हैं। तो उसको लेकर भी कुछ कहें। एक्चुअली सद्भव के संपादक अखिलेश जो हैं, मित्र हैं, और सद्भव बहुत अच्छी पत्रिका के रूप में निकल रही थी, और अ, या निकल रही है। तो एक दिन अखिलेश ने कहा कि एक उनका एक कॉलम होता था वृत्तांत का, जो 20-25 पेज का। तो उन्होंने कहा एक वृत्तांत लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि यार मैंने आज तक तो वृत्तांत नहीं लिखा, मैं जानता भी नहीं कि वृत्तांत कैसे लिखा जाता है, तो मैं क्या क्या, क्या लिखूंगा? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप लिखिए तो सही, एक एक वृत्तांत लिख दीजिए, 20-25 पेज का, और बस एक लिख दीजिए। तो मैंने फिर थोड़ा सा मूड बनाया, और मैंने सोचा कि मैं नरसिंहगढ़ के बारे में, जो कि मेरा जहाँ में पैदा हुआ और जो मेरा ननिहाल रहा, जिसमें मैं अपने बचपन के बहुत सारे दिन जिसमें गुजरे, तो मैं उस पर एक वृत्तांत लिखा। तो मैंने एक वृत्तांत लिखा, जो पहला अध्याय है किस्सा कोता का, नरसिंहगढ़। तो फिर अखिलेश ने कहा कि एक और लिख। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, वहां से अपन नरसिंहगढ़ से भोपाल आ गए, तो भोपाल वाला लिख लेते हैं। जब वो भोपाल वाला जब वृत्तांत लिखा, तो उससे थोड़ा लोगों में बहुत अ, अच्छा इंटरेस्ट पैदा हुआ है, हलचल सी हुई। तो ऐसे एक एक करके अखिलेश दबाव बनाते रहे, और मैं एक एक करके ऐसे वृत्तांत लिखता रहा। काफी बीच में समय था, क्योंकि सद्भव काफी अंतराल से निकलता था, 4-5 महीने का टाइम मिल जाता था, तो उस बीच में काफी कुछ करने का भी मौका मिल जाता था। तो इस तरह करते करते 5 वृत्तांत हो गए, और मैंने वहां उसको समाप्त।
फिर अखिलेश ने कहा कि नहीं, वो अगला वृत्तांत लिखने के लिए जिनसे किया है वो अगले अंक से लिखेंगे, इसलिए इस अंक के लिए एक वृत्तांत और लिख। तो फिर मैंने, अब मैं तो एंड कर चुका था इमरजेंसी पे 75। तो फिर मैंने उसमें के लिए एक डिवाइस थी कुछ खोजी कि मेरी कुछ पर्चियां इधर उधर घूम गई थी, और इसलिए मैं इसको दोबारा, तो फिर एंड तो वहीं किया इमरजेंसी पे। पर इस तरह 6 वो बन गए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको किताब बना दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे एक शेप कैसे दें, मतलब हालांकि मैं शुरू में ही लिख चुका था कि मैं, और फिर मैंने भूमिका में लिखा कि मैं कोई आत्मकथा नहीं लिखता, और मैं कोई शहर गाथा भी नहीं, और मैं कोई उपन्यास नहीं। तो ये ना तो उपन्यास है, ना शहर गाथा है, ना आत्मकथा है। ये सब चीजों की घबड़तान एक तरह की। तो उसमें बहुत सारे हिस्से आत्मकथात्मक हैं, जैसा कि हर उपन्यास भी आत्मकथात्मक होता है वैसे। तो उसमें अब ये समस्या थी कि उसको कहा क्या जाए। शशांक ने जब उसका ब्लर्ब लिखा तो उसने कहा कि ये उपन्यास का उपवन है, तो उसने उसका एक वो निकाल दिया। पर मैं ये बहुत स्पष्ट था मेरे दिमाग में कि मैं उपन्यास नहीं लिख सकता, और आत्मकथा तो बिल्कुल ही नहीं। आत्मकथा लिखने का साहस मुझ में नहीं है, और उपन्यास लिखने का कौशल मुझे नहीं आता। तो इसलिए दोनों चीजें मेरे बस का नहीं। तो मैं एक फ्री प्रोज लिखना चाहता था। यूं भी मेरे को लगता है कि उपन्यास में बहुत कुछ तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता होगी। अगर एक सही में हमारे समय में उपन्यास लिखना है तो उसको बहुत सारे साहस, बहुत तोड़ फोड़ करने की। उपन्यास का फॉर्म जो है वो बहुत, मतलब वो हो चुका है, तो आप उसको उससे बहुत कुछ काम हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी बहुत ही पर्सनल सी राय है, कोई बहुत इसमें जरूरी नहीं है कि इससे कोई सहमत हो। पर मुझे अपने लिए, पर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये लगा कि उपन्यास मेरे लिए काम की चीज है, और आत्मकथा तो मैं लिखी नहीं। तो एक ऐसा फ्री प्रोज, एक ऐसा मुक्त गद्य में लिखूं जिसमें सब तरह का मजा हो, मतलब फिक्शन का भी मजा हो, और वो नॉन फिक्शन भी हो, वो कथा भी हो, और कथा नहीं भी हो, कथेतर भी। तो एक ऐसा गद्य, तो अब उसके लिए क्या कहा जाए उसे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अच्छा शब्द यूज किया है, आख्यान। तो मुझे लगा कि चलो आख्यान नरेटिव है, वो नरेटिव तो है ही है। जब आप किसी भी बिना फॉर्म के भी कह रहे हैं तो नरेटिव है। तो आख्यान उसके लिए एक उपयुक्त शब्द लगा, इसलिए मैंने आख्यान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बातचीत रही, और जितनी भी बातचीत करें वो कम ही महसूस होगी, और अधूरापन ही लगेगा। मगर फिलहाल, क्योंकि समय की भी सीमा है, आप भी थकने लगे होंगे, तमाम लोग जो देख रहे हैं लगभग पौने 2 घंटों से। तो एक अच्छी चर्चा रही। और मित्रों, एक सजग, समर्पित रचनाकार की अंतर यात्रा से भी हम परिचित हुए। निजी और साहित्यिक के बीच की आवाजाही भी होती रही, और राजेश जोशी जी की कई रचनाओं और कृतियों को लेकर स्वयं उनकी ही ईमानदार अभिव्यक्ति को भी हम सुन पाए, समझ पाए, और इस तरह एक सर्जक के स्वभाव को भी कुछ और आत्मीय ढंग से जान पाए। चलते चलते मैं इस अवसर पर जो इस एकाग्र में आए हुए वक्तागण हैं, जो रहे, उनके एक बार स्लाइड्स, उनकी स्लाइड्स यहां पर चला दूं, और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। एक एक कर कुछ स्लाइड्स को देख लेते हैं। पहली कड़ी में राम प्रकाश त्रिपाठी जी, दूसरी में नलिन रंजन सिंह जी,
तीसरी कड़ी नीलेश रघुवंशी जी, और चौथी कड़ी में उर्मिला शिरीष जी, पांचवी मीता दास जी, छठी कड़ी में प्रयाग शुक्ल जी, सातवीं कड़ी में अनिल त्रिपाठी जी, आठवीं कड़ी में लीलाधर मंडलोई जी, कुमार मुकुल जी, नौवीं कड़ी नरेश सक्सेना जी के साथ, 10वीं कड़ी में ए अरविंदाक्षन जी, 11वीं कड़ी में स्वयं निरूपा जोशी जी, कल की कड़ी में रमेश अनुपम जी, और आज की कड़ी में यह बातचीत हो रही है। तो बहुत ही एक अच्छी यात्रा मैं कहूँगा कि आपको समझने की इस बहाने हो सकी, और लगातार तमाम मित्रों का सहयोग मिला, सभी वक्ताओं का, सुनने वालों का, सभी लोगों का हार्दिक आभार। राजेश जी, आप इतनी देर तक स्वयं को लेकर और उस पूरे काल को लेकर, उस पूरे परिवेश को लेकर, साहित्य की प्रवृत्ति को लेकर इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें कर पाए। हार्दिक आभार, शुक्रिया। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए मित्रों, इस एकाग्र को हम यहीं पर इससे विराम लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। पुनः किसी और एकाग्र में शीघ्र मिलेंगे। शुभ रात्रि।